शायद बांचू अपनी स्थिति को जानते समझते हुए भी एक स्वाभाविक आकर्षण की चपेट में आ गया था। भावुक व्यक्ति का अपने पर कोई काबू नहीं होता। वह पछाड़ खाकर गिरता है, तभी अपनी भूल को समझ पाता है। सप्ताह के अंतिम दिनों में वह रोज कोई न कोई उपहार लेकर आने लगा। एक बार मेरे लिए भी एक चोगा ले आया और बच्चों की तरह जिद करने लगा कि मैं और वह अपना अपना चोगा पहनकर एक साथ घूमने जाए। संग्रहालय में वह अब भी जाता था। दो एक बार नीलम को भी अपने साथ ले गया था और लौटने पर सारी शाम नीलम बोधिसत्व की खिल्ली उड़ाती रही थी। मैं मन ही मन नीलम के इस व्यवहार का स्वागत ही करता रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बांचू की कोई भावना हमारे घर में जड़ जमा पाए। सप्ताह बीत गया और बांचू सारनाथ वापस लौट गया। बांचू के चले जाने के बाद उसके साथ मेरा संपर्क वैसा ही रहा जैसे आमतौर पर एक परिचित व्यक्ति के साथ रहता है। गाहे व गाहे कभी खत आ जाता, कभी किसी आते जाते व्यक्ति से उसकी सूचना मिल जाती। वह उन लोगों में से था जो वर्षों तक औपचारिक परिचय की परिधि पर ही डोलते रहते हैं, न परिधि लांघकर अंदर जाते हैं और न ही पीछे हटकर आंख से ओझल होते हैं। मुझे इतनी ही जानकारी रही कि उसकी समतल और बंधी बंधाई दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। कुछ देर तक मुझे कुतूहल सा बना रहा कि नीलम और बांचू के बीच की बात आगे बढ़ी या नहीं, लेकिन लगा कि वह प्रेम भी बांचू के जीवन पर हावी नहीं हो पाया। बरस और साल बीतते गए। हमारे देश में उन दिनों बहुत कुछ घट रहा था। आए दिन सत्याग्रह होते, बंगाल में दुर्भिक्ष फूटा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सड़कों पर गोलियां चली, बंबई में नाविकों का विद्रोह हुआ, देश में खुरेजी हुई, फिर देश का बंटवारा हुआ और सारा वक्त बांचो सारनाथ में ही बना रहा। वह अपने में संतुष्ट जान पड़ता था। कभी लिखता कि तंत्र ज्ञान का अध्ययन कर रहा है, कभी पता चलता कि कोई पुस्तक लिखने की योजना बना रहा है। इसके बाद मेरी मुलाकात बांचो से दिल्ली में हुई। यह उन दिनों की बात है जब चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई भारत यात्रा पर आने वाले थे। बांचो अचानक सड़क पर मुझे मिल गया और मैं उसे अपने घर ले आया। मुझे अच्छा लगा कि चीन के प्रधानमंत्री के आगमन पर वह सारनाथ से दिल्ली चला आया है, पर जब उसने मुझे बताया कि वह अपने अनुदान के सिलसिले में आया है और यहीं पहुंचने पर उसे चू एन लाई के आगमन की सूचना मिली है, तो मुझे उसकी मनोवृत्ति पर अचंभा हुआ। उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही था, पहले की ही तरह होले होले अपनी 1.5 दांत की मुस्कान मुस्कुराता रहा, वैसा ही निश्चेष्ट संपृक्त। इस बीच उसने कोई पुस्तक अथवा लेखादि भी नहीं लिखे थे। मेरे पूछने पर इस काम में उसने कोई विशेष रुचि भी नहीं दिखाई। तंत्र ज्ञान की चर्चा करते समय भी वह बहुत झहका नहीं। 2 ग्रंथों के बारे में बताता रहा, जिनमें से वह कुछ टिप्पणियां लेता रहा था। अपने किसी लेख की भी चर्चा उसने की, जिस पर वह अभी काम कर रहा था। नीलम के साथ उसकी चिट्ठी पत्री चलती रही। उसने बताया, हालांकि नीलम कब की ब्याही जा चुकी थी और 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। समय की गति के साथ हमारी मूल धारणाएं भले ही न बदले, पर उनके आग्रह में परिवर्तन होता रहता है। अपने अध्ययन आदि को भी उसने चर्चा की वहाँ भी आग्रह और उत्सुकता में स्थिरता से आ गई थी। पहले जैसी भाव विह्वलता नहीं थी। बोधिसत्व के पैरों पर अपने प्राण निछावर नहीं करता फिरता था, लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट था। पहले की ही भांति थोड़ा खाता, थोड़ा पढ़ता, थोड़ा भ्रमण करता और थोड़ा सोता, और दूर लड़कपन के झुटपुटे में किसी भावावेश में चुने गए अपने जीवन पथ पर कछुए की चाल मजे से चलता आ रहा था। खाना खाने के बाद हमारे बीच बहस छिड़ गई। सामाजिक शक्तियों को समझे बिना तुम बौद्ध धर्म को भी कैसे समझ पाओगे? ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है। कोई चीज जीवन से अलग नहीं है। तुम जीवन से अलग होकर धर्म को भी कैसे समझ सकते हो? कभी वह मुस्कुराता, कभी सिर हिलाता और सारा वक्त दार्शनिकों की तरह मेरे चेहरे की ओर देखता रहा। मुझे लगा
मुझे लग रहा था कि मेरे कहे का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, कि चिकने घड़े पर मैं पानी उड़ेले जा रहा हूँ। हमारे देश में न सही, तुम अपने देश के जीवन में तो रुचि लो, इतना तो जानो समझो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर भी वह सिर हिलाता और मुस्कुराता रहा। मैं जानता था कि एक भाई को छोड़कर चीन में उसका कोई नहीं है। 1929 में वहाँ पर कोई राजनीतिक उथल-पुथल हुई थी। उसमें उसका गांव जला डाला गया था और सब सगे संबंधी मर गए थे या भाग गए थे। ले देकर एक भाई बचा था और वह पेकिंग के निकट किसी गांव में रहता था। बरसों से बांचो का संपर्क उसके साथ टूट चुका था। बांचो पहले अपने गांव के स्कूल में पढ़ता रहा था, बाद में पेकिंग के एक विद्यालय में पढ़ने लगा था। वहीं से वह प्रोफेसर सान के साथ भारत चला आया था। सुनो बांचो, भारत और चीन के बीच बंद दरवाजे अब खुल रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच संपर्क स्थापित हो रहे हैं और इसका बड़ा महत्व है। अध्ययन का यही काम जो तुम अभी तक अलग थलग करते रहे हो, वही अब तुम अपने देश के मान्य प्रतिनिधि के रूप में कर सकते हो। तुम्हारी सरकार तुम्हारे अनुदान का प्रबंध करेगी। अब तुम्हें अलग थलग पड़े नहीं रहना पड़ेगा। तुम 15 साल से अधिक समय से भारत में रह रहे हो, अंग्रेजी और हिंदी भाषाएं जानते हो, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते रहे हो। तुम दोनों देशों के सांस्कृतिक संपर्क में एक बहुमूल्य कड़ी बन सकते हो। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। सचमुच उसे कुछ सुविधाएं मिल सकती थी। क्यों ना उसमें उनसे लाभ उठाया जाए। दोनों देशों के बीच पाई जाने वाली सद्भावना से वह भी प्रभावित हुआ था। उसने बताया कि कुछ ही दिनों पहले अनुदान की रकम लेने जब वह बनारस में गया तो सड़कों पर राह चलते लोग उससे गले मिल रहे थे। मैंने उसे मशविरा दिया कि कुछ समय के लिए जरूर अपने देश लौट जाए और वहाँ होने वाले विराट परिवर्तनों को देखे और समझे कि सारनाथ में अलग थलग बैठे रहने से कुछ लाभ नहीं होगा, आदि आदि। बस सुनता रहा, सिर हिलाता और मुस्कुराता रहा, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं हो पाया कि उस पर कोई असर हुआ है या नहीं। लगभग 6 महीने बाद उसका पत्र आया कि वह चीन जा रहा है। मुझे बड़ा संतोष हुआ। अपने देश में जाएगा तो धोबी के कुत्ते कुत्ते वाली उसकी स्थिति खत्म होगी। कहीं का होकर तो रहेगा। उसके जीवन में नई स्फूर्ति आएगी। उसने लिखा कि वह अपनी एक ट्रक सारनाथ में छोड़े जा रहा है, जिसमें उसके कुछ किताबें और शोध के कागज आदि रखे हैं, कि बरसों तक भारत में रह चुकने के बाद वह अपने को भारत का ही निवासी मानता है, कि वह शीघ्र ही लौट आएगा और फिर अपना अध्ययन कार्य करने लगेगा। मैं मन ही मन हंस दिया। एक बार अपने देश में गया तो लौटकर यहाँ नहीं आने का। चीन में वह लगभग 2 वर्ष तक रहा। वह वहाँ से उसने मुझे पेकिंग के प्राचीन राजमहल का चित्रकार भेजा। 2 एक पत्र भी लिखे, पर उनसे उनकी उसकी मनस्थिति के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। उन दिनों चीन में भी बड़े बलबले उठ रहे थे, बड़ा जोश था और उस जोश की लपेट में लगभग सभी लोग थे। जीवन नई करवट ले रहा था। लोग काम करने जाते तो टोलियां बनाकर गाते हुए, लाल ध्वज हाथ में उठाए हुए। बांचो सड़क के किनारे खड़ा उन्हें देखता रह जाता। अपने संकोची स्वभाव के कारण वह टोलियों के साथ गाते हुए जा तो नहीं सकता था, लेकिन उन्हें जाते देखकर हैरान सा खड़ा रहता, मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसे अपना भाई तो नहीं मिला, लेकिन एक पुराना अध्यापक, दूर पार की उसकी मौसी और 2 एक परिचित मिल गए थे। वह अपने गांव गया। गांव में बहुत कुछ बदल गया था। स्टेशन से घर की ओर जाते हुए उसका एक सहयात्री उसे बताने लगा, वहां उस पेड़ के नीचे जमींदार के सभी कागज, सभी दस्तावेज जला डाले गए थे और जमींदार हाथ बांधे खड़ा रहा था। बांचो ने बचपन में जमींदार का बड़ा घर देखा था। उसकी रंगीन खिड़कियां उसे अभी भी याद है। 2 एक बार जमींदार की बग्घी को भी कस्बे की सड़कों पर जाते देखा था। अब वह घर ग्राम प्रशासन केंद्र बना हुआ था और भी बहुत कुछ बदला था, पर यहाँ पर भी उसके लिए वैसी ही स्थिति थी जैसी भारत में रही थी। उसके मन में उत्साह नहीं उठता था। दूसरों का उत्साह उसके दिल पर
से फिसल फिसल जाता था। वह वहाँ भी दर्शक ही बना घूमता था। शुरू के दिनों में उसकी आवाभगत भी हुई। उसके पुराने अध्यापक की पहलकदमी पर उसे स्कूल में आमंत्रित किया गया। भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उसे सम्मानित भी किया गया। वहां बांचो देर तक लोगों को भारत के बारे में बताता रहा। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे, रीति रिवाज के बारे में, तीर्थों, मेलों, पर्वों के बारे में। बांचो केवल उन्हीं प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर दे पाता जिसके बारे में वह अपने अनुभव के आधार पर कुछ जानता था। लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में भारत में रहते हुए भी वह कुछ नहीं जानता। कुछ दिनों बाद चीन में बड़ी छलांग की मुहिम जोर पकड़ने लगी। उसके गांव में भी लोग लोहा इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन सुबह उसे भी रद्दी लोहा बटोरने के लिए एक टोली के साथ भेज दिया गया था। दिन भर वह लोगों के साथ रहा था। एक नया उत्साह चारों ओर व्याप रहा था। एक एक लोहे का टुकड़ा लोग बड़े गर्व से दिखा दिखा कर ला रहे थे और सांझे ढेर पर डाल रहे थे। रात के वक्त आग के लपलपाते सालों के बीच उस ढेर को पिघलाया जाने लगा। आग के इर्द गिर्द बैठे लोग क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। सभी लोग एक स्वर में सहगान में भाग ले रहे थे। अकेला बांचू मुंह बांधे बैठा था। चीन में रहते धीरे धीरे वातावरण में तनाव सा आने लगा और एक झूठ पुटा सा घिरने लगा। एक रोज एक आदमी नीले रंग का कोट और नीले ही रंग की पतलून पहने उसके पास आया और उसे अपने साथ ग्राम प्रशासन केंद्र में लिवा ले गया। रास्ते भर वह आदमी चुप बना रहा। केंद्र में पहुंचने पर उसने पाया कि एक बड़े से कमरे में 5 व्यक्तियों का एक दल मेज के पीछे बैठा उसकी राह देख रहा है। जब बांचू उनके सामने बैठा गया तो वे बारी बारी से उसके भारत निवास के बारे में सवाल पूछने लगे। तुम भारत में कितने वर्ष तक रहे? वहां पर क्या करते थे? कहां कहां घूमे? आदि आदि। फिर बौद्ध धर्म के प्रति बांचू की जिज्ञासा के बारे में जानकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम क्या सोचते हो, बौद्ध धर्म का भौतिक आधार क्या है? सवाल बांचू की समझ में नहीं आया। उसने आंखें मिचमिचाई। द्वंद्वात्मक भौतिकतावादी की दृष्टि से तुम बौद्ध धर्म को कैसे आंकते हो? सवाल फिर भी बांचू की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने बुदबुदाते हुए उत्तर दिया, मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में उसके सुख और शांति के लिए बौद्ध धर्म का पथ प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्राण के उपदेश। और बांचू बौद्ध धर्म के 8 उपदेश की व्याख्या करने लगा। वह अपना कथन अभी समाप्त नहीं कर पाया था जब प्रधान की कुर्सी पर बैठे पेनी तिरछी आंखें वाले एक व्यक्ति ने बात काटकर कहा, भारत की विदेश नीति के बारे में तुम क्या सोचते हो? बांचू मुस्कुराया, अपने 1.5 दांत की मुस्कान। फिर बोला, आप भद्रजन इस संबंध में ज्यादा जानते हैं। मैं तो साधारण बौद्ध जिज्ञासु हूँ। पर भारत बड़ा प्राचीन देश है। उसकी संस्कृति शांति और मानवीय सद्भावना की संस्कृति है। नेहरू के बारे में तुम क्या सोचते हो? नेहरू को मैंने 3 बार देखा है। एक बार तो उनसे बातें भी की है। उन पर कुछ कुछ पश्चिमी विज्ञान का प्रभाव अधिक है, परंतु प्राचीन संस्कृति के वह भी बड़े प्रशंसक है। उसके उत्तर सुनते हुए कुछ सदस्य तो सिर हिलाने लगे, कुछ का चेहरा तमतमाने लगा। फिर तरह तरह के पेने सवाल पूछे जाने लगे। उन्होंने पाया कि जहाँ तक तथ्यों का और भारत के वर्तमान जीवन का सवाल है, बावजूद की जानकारी अधूरी और हास्यास्पद है। राजनीतिक दृष्टि से तो तुम शून्य हो। बौद्ध धर्म की अवधारणाओं को भी समाजशास्त्र की दृष्टि से तुम आंक नहीं सकते। न जाने वहां बैठे क्या करते रहे हो, पर हम तुम्हारी मदद करेंगे। पूछताछ घंटों तक चलती रही। पार्टी अधिकारियों ने उसे हिंदी पढ़ाने का काम दे दिया। साथ ही पैकिंग के संग्रहालय में सप्ताह में 2 दिन काम करने की भी इजाजत दे दी। और जब बामचू पार्टी दफ्तर से लौटा तो थका हुआ था। उसका सिर भन्ना रहा था। अपने देश में उसका दिल जम ही नहीं पाया था। आज वह और भी ज्यादा उखड़ा उखड़ा महसूस कर रहा था। छप्पर के नीचे लेटा तो उसे सहसा ही भारत की याद सताने लगी। उसे सारनाथ की अपनी कोठरी याद आई, जिसमें जिसमें दिन भर बैठा पोथी वांचा करता था। नीम का घना पेड़ याद आया, जिसके नीचे कभी कभी सुस्ताया करता था। स्मृतियों की श्रृंखला लंबी होती गई। सारनाथ की कैंटीन का रसोइया याद आया, जो सदा प्यार से मिलता था,
सदा हाथ जोड़कर कहो भगवत भगवान कहकर अभिवादन करता था। एक बार बांचू बीमार पड़ गया था तो दूसरे रोज कैंटीन का रसोइया अपने आप उसकी कोठरी में चला आया था। मैं भी कहूँ, चीनी बाबू चाय पीने नहीं आए, 2 दिन हो गए। पहले आते थे तो दर्शन हो जाते थे, हमें खबर की होती भगवान तो हम डॉक्टर बाबू को बुला लाते। मैं भी कहूँ, बात क्या है। फिर उसकी आंखों के सामने गंगा का तट आया जिस पर वह घंटों घुमा करता था। फिर सहसा दृश्य बदल गया और कश्मीर की झील आंखों के सामने आ गई और पीछे हिमाच्छादित पर्वत, फिर नीलम सामने आई। उसकी खुली खुली आंखें मोतियों से झिलमिलाती दंत पंक्ति, उसका दिल बेचैन हो उठा। जो जो दिन बीतने लगे भारत की याद उसे ज्यादा परेशान करने लगी। वह जल में से बाहर फेंकी हुई मछली की तरह तड़पने लगा। सारनाथ के बिहार में सवाल जवाब नहीं होते थे। जहाँ पड़े रहो। रहने के लिए कोठरी और भोजन का प्रबंध बिहार की ओर से था। यहाँ पर नई दृष्टि से धर्म ग्रंथ को पढ़ने और समझने के लिए उसमें धैर्य नहीं था, जिज्ञासा भी नहीं था। बरसों तक एक ही ढर्रे पर चलते रहने के कारण वह परिवर्तन से कतराता था। इस बैठक के बाद वह फिर से सकुचाने सिमटने लगा। कहीं कहीं पर उसे भारत सरकार विरोधी वाक्य भी सुनने को मिले। सहसा वांगचू बेहद अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि जिंदा रह पाने के लिए उसे अपने लड़कपन के उस दीवा स्वप्न में फिर से लौट जाना होगा जब वह बौद्ध भिक्षु बनकर भारत में विचरने की कल्पना किया करता था। उसने सहसा भारत लौटने की ठान ली। लौटना आसान नहीं था। भारतीय दूतावास से तो वीजा मिलने में कठिनाई नहीं हुई, लेकिन चीन की सरकार ने बहुत से ऐतराज उठाए। वांगचू की नागरिकता का सवाल था और उनके सवाल थे, पर भारत और चीन के संबंध अभी तक बहुत बिगड़े नहीं थे। इसीलिए अंत में वांगचू को भारत लौटने की इजाजत मिल गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह भारत में ही अब जिंदगी के दिन काटेगा। बौद्ध भिक्षु ही बने रहना उसकी नियति थी। जिस रोज वह कलकत्ता पहुंचा उसी रोज सीमा पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी और 10 भारतीय सैनिक मारे गए थे। उसने पाया कि लोग घूर घूर कर उसकी ओर देख रहे थे। बस स्टेशन के बाहर अभी निकला ही था जब 2 सिपाही आकर उसे पुलिस के दफ्तर में ले गए और वहां घंटे भर एक अधिकारी उसके पासपोर्ट और कागजों की छानबीन करता रहा। 2 बरस पहले आप चीन गए थे, वहां जाने का क्या प्रयोजन था। मैं बहुत बरस तक यहाँ रहता रहा था। कुछ समय के लिए अपने देश जाना चाहता था। पुलिस अधिकारी ने उसे सिर से पैर तक देखा। बांचू आश्वस्त था और मुस्कुरा रहा था, वही टेढ़ी सी मुस्कान। आप वहाँ पर क्या करते रहे। वहाँ एक कम्यून में मैं खेती बाड़ी की टोली में काम करता था। मगर आप तो कहते थे कि आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ते थे। हाँ, पेकिंग में मैं एक संस्था में हिंदी पढ़ाने लगा था और पेकिंग म्यूजियम में मुझे काम करने की इजाज़त मिल गई थी। अगर इजाज़त मिल गई थी तो आप अपने देश से भाग क्यों आए। पुलिस अधिकारी ने गुस्से में कहा। बांचू क्या जवाब दे, क्या कहे। मैं कुछ समय के लिए ही वहां गया था, अब लौट आया हूँ। पुलिस अधिकारी ने फिर से सिर से पांव तक उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में संशय उतर आया था। बांचू अटपटा सा महसूस करने लगा। भारत में पुलिस अधिकारियों के सामने खड़े होने का उसका पहला अनुभव था। उसमें जामिनी के लिए पूछा गया तो उसने प्रोफेसर तानसान का नाम लिखा, फिर गुरुदेव का, पर दोनों मर चुके थे। उसने सारनाथ की संस्था के मंत्री का नाम लिया, शांति निकेतन के पुराने 2-1 सहयोगियों के नाम लिए जो उसे याद थे। सुपरिटेंडेंट ने सभी नाम और पते नोट कर लिए। उसके कपड़ों की 3 बार तलाशी ली गई। उसकी डायरी को रख लिया गया जिसमें उसने अनेक उद्धरण और टिप्पणियां लिख रखे थे और सुपरिटेंडेंट ने उसके नाम के आगे टिप्पणी लिख दी कि इस आदमी पर नजर रखने की जरूरत है। रेल के डब्बे में बैठा तो मुसाफिर गोलीकांड की चर्चा कर रहे थे। उसे बैठते देख सब चुप हो गए और उसकी ओर घूरने लगे। कुछ देर बाद जब मुसाफिरों ने देखा कि वह थोड़ी बहुत बंगाली और हिंदी बोल लेता है तो एक बंगाली बाबू उचक कर उठ खड़े हुए और हाथ झटक झटक कर कहने लगे, या तो कहो कि तुम्हारे देश वालों ने विश्वासघात किया है, नहीं तो हमारे देश से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। डेढ़ दान की मुस्कान
जाने कहाँ ओझल हो चुकी थी। उसकी जगह चेहरे पर त्रास उतर आया था। भयाकुल और मौन बांचो चुपचाप बैठा रहा। कहे भी तो क्या कहे। गोलीकांड के बारे में जानकर उसे भी गहरा धक्का लगा था। उस झगड़े के कारण के बारे में उसे कुछ भी स्पष्टता मालूम नहीं था और वह जानना चाहता भी नहीं था। हाँ, सारनाथ में पहुंचकर वह सचमुच भाव विह्वल हो उठा। अपना थैला रिक्शा में रखे जब वह आश्रम के निकट पहुंचा तो कैंटीन का रसोइया सचमुच लपक कर बाहर निकल आया। आ गए भगवान, आ गए मेरे चीनी बाबू, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। हम भी कहे इतना अरसा हो गया चीनी बाबू नहीं लौटे, दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ, और कहिए सब कुशल मंगल है। आप यहाँ नहीं थे, हम कहे जाने कब लौटेंगे। यहाँ पर थे, दिन में 2 बातें हो जाती थी, भले आदमी के दर्शन हो जाते थे, इससे बड़ा पुण्य होता है। और उसने हाथ बढ़ाकर थैला उठा लिया। हम दे पैसे चीनी बाबू। बांचू को लगा जिसे वह अपने घर पहुंच गया है। आपकी ट्रंक चीनी बाबू हमारे पास रखी है। मंत्री जी से हमने ले ली। आपकी कोठरी में एक दूसरे सज्जन रहने आए तो हमने कहा कोई चिंता नहीं, ये ट्रंक हमारे पास रख जाइए। और चीनी बाबू आप अपना लोटा बाहर ही भूल गए थे। हमने मंत्री जी से कहा यह लोटा चीनी बाबू का है, हम जानते हैं, हमारे पास छोड़ जाइए। बांचू का दिल भर भर आया। उसे लगा जैसे उसकी डावाडोल जिंदगी में संतुलन आ गया है। डगमगाती जीवन नौका फिर से स्थिर गोद से चलने लगी है। मंत्री जी भी स्नेह से भले पुरानी जान पहचान के आदमी थे। उन्होंने एक कोठरी भी खोलकर दे दी, परंतु अनुदान के बारे में कहा कि उसके लिए फिर से कोशिश करनी होगी। बांचू ने फिर से कोठरी के बीचों बीच चटाई बिछा ली। खिड़की के बाहर वही दृश्य फिर से उभर आया। खोया हुआ जीव अपने स्थान पर लौट आया। तभी मुझे उसका पत्र मिला कि वह भारत लौट आया है और फिर से जमकर बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने लगा है। उसने यह भी लिखा कि उसे मासिक अनुदान के बारे में थोड़ी चिंता है और इस सिलसिले में मैं बनारस में यदि अमुक सज्जन को पत्र लिख दूं तो अनुदान मिलने में सहायता होगी। पत्र पाकर मुझे खटका हुआ। कौन सी मृग तृष्णा इसे फिर से वापस खींच लाई है? यह लौट क्यों आया है? मगर कुछ दिन और वहाँ बना रहता तो अपने लोगों के बीच इसका मन लगने लगता, पर किसी की सनक का कोई इलाज नहीं। अब जो लौट आया है तो क्या चारा है। मैंने अमुक जी को पत्र लिख दिया और बांगचू के अनुदान का छोटा मोटा प्रबंध हो गया। पर लौटने के 10 दिन बाद बांगचू एक दिन प्रातः चटाई पर बैठा एक ग्रंथ पढ़ रहा था और बार बार पुलक रहा था जब उसकी किताब पर किसी का साया पड़ा। उसने नज़र उठाकर देखा तो पुलिस का थानेदार बड़ा खड़ा था, हाथ में एक पर्चा उठाए हुए था। बांगचू को बनारस के बड़े पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। बांगचू का मन आशंका से भर उठा था। 3 दिन बाद बांगचू बनारस के पुलिस स्टेशन के बरामदे में बैठा था। उसी के साथ बेंच पर बड़ी उम्र का एक और चीनी व्यक्ति बैठा था जो जूते बनाने का काम करता था। आखिर बुलावा आया और बांगचू चीख उठाकर बड़े अधिकारी के मेज के सामने जा खड़ा हुआ। तुम चीन से कब लौटे? बांगचू ने बता दिया। कलकत्ता में तुमने अपने बयान में कहा कि तुमने शांति निकेतन जा रहे हो, फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? पुलिस को पता लगाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। मैंने दोनों स्थानों के बारे में कहा था। शांति निकेतन तो मैं केवल 2-1 दिन के लिए जाना चाहता था। तुम चीन से क्यों लौट आए? मैं भारत में रहना चाहता हूँ। उसने पहले का जवाब दोहरा दिया। जो लौट आना था तो गए क्यों थे? यह सवाल वह बहुत बार पहले भी सुन चुका था। जवाब में बौद्ध ग्रंथों का हवाला देने के अतिरिक्त उसे कोई और उत्तर नहीं सूझ पाता था। बहुत लंबी इंटरव्यू नहीं हुई। बांचू को हिदायत दी गई कि हर महीने के पहले सोमवार को बनारस के बड़े पुलिस स्टेशन में उसे आना होगा और अपनी हाजिरी लिखानी होगी। बांचू बाहर आ गया पर खिन्न सा महसूस करने लगा। महीने में एक बार आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह उसके समतल जीवन में बाधा थी, व्यवधान थी। बांचू मन ही मन इतना खिन्न महसूस कर रहा था कि बनारस से लौटने के बाद कोठरी में जाने की बजाय वह सबसे पहले
उस नीरव पुण्य स्थान पर जाकर बैठ गया जहाँ शताब्दियों पहले महाप्राण ने अपना पहला प्रवचन किया था, और देर तक बैठा मनन करता रहा। बहुत देर बाद उसका मन फिर से ठिकाने पर आने लगा और दिल में फिर से भावना की तरंगें उठने लगी। पर बांचू को चैन नसीब नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद सहसा चीन और भारत के बीच जंग छिड़ गई। देश भर में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसी रोज शाम को पुलिस के कुछ अधिकारी एक जीप में आए और बांचू को हिरासत में लेकर बनारस चले गए। सरकार यह न करती तो और क्या करती। शासन करने वालों को इतनी फुर्सत कहाँ कि संकट के समय संवेदना और सद्भावना के साथ दुश्मन के एक एक नागरिक की स्थिति की जांच करते फिरे। 2 दिन तक दोनों चीनियों को पुलिस स्टेशन की एक कोठरी में रखा गया। दोनों के बीच किसी बात में भी समानता नहीं थी। जूते बनाने वाला चीनी सारा वक्त सिगरेट फूंकता रहता और घुटनों पर कोहनी या टिकाए बड़बड़ाता रहता, जबकि बांचू उद्भ्रांत और निढाल सा दीवार के साथ पीठ लगाए बैठा शून्य में देखता रहता। जिस समय बांचू अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, उसी समय 2-3 कमरे छोड़कर पुलिस सुपरिटेंडेंट की मेज पर उसकी छोटी सी पोटली की तलाशी ली जा रही थी। उसकी गैर मौजूदगी में पुलिस के सिपाही कोठरी में से उसकी ट्रंक उठा लाए थे। सुपरिटेंडेंट के सामने कागजों का पुलिंदा रखा था, जिस पर कहीं पाली में तो कहीं संस्कृत भाषा में उद्धरण लिखे थे, लेकिन बहुत सा हिस्सा चीनी भाषा में था। साहब कुछ देर तक तो कागजों को उलटते पलटते रहे, रोशनी के सामने रखकर उनमें लिखी किसी गुप्त भाषा को ढूंढते भी रहे। अंत में उन्होंने हुक्म दिया कि कागजों के पुलिंदे को बांधकर दिल्ली के अधिकारियों के पास भेज दिया जाए, क्योंकि बनारस में कोई आदमी चीनी भाषा नहीं जानता था। 5वें दिन लड़ाई बंद हो गई, लेकिन बांचू को सारनाथ लौटने की इजाज़त 1 महीने के बाद मिली। चलते समय जब उसे उसके ट्रंक दी गई और उसने उसे खोलकर देखा तो सख्ते में आ गया। उसके कागज उसमें नहीं थे, जिन पर वह बरसों से अपनी टिप्पणियों और लेखादि लिखता रहा था और जो एक तरह से उसके सर्वस्व थे। पुलिस अधिकारी के कहने पर कि उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है, वह सिर से पैर तक कांप उठा था। वे मेरे कागज आप मुझे दे दीजिए, उन पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, वे बहुत ज़रूरी हैं। इस पर अधिकारी रुखाई से बोला, मुझे उन कागजों का क्या करना है, आपके हैं, आपको मिल जाएंगे। और उसने बांचू को चलता किया। बांचू अपनी कोठरी में लौट आया। अपने कागजों के बिना वह अधमरा सा हो रहा था। न पढ़ने में मन लगता, न कागजों पर नए उद्धरण उतारने में। और फिर उस पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी थी। खिड़की से थोड़ा हटकर नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी रोज बैठा नजर आने लगा। डंडा हाथ में लिए वह कभी एक करवट बैठता, कभी दूसरी करवट, कभी उठकर डोलने लगता, कभी कुएं की जगह पर जा बैठता, कभी कैंटीन के बीच पर आ बैठता, कभी गेट पर जा खड़ा होता। इसके अतिरिक्त बांचू को महीने में एक बार के स्थान पर सप्ताह में एक बार बनारस में हाजिरी लगवाने आना पड़ता था। तभी मुझे बांचू की चिट्ठी मिली। सारा ब्यौरा देने के बाद उसने लिखा कि बौद्ध विहार का मंत्री बदल गया है और नए मंत्री को चीन से नफरत है और बांचू को डर है कि अनुदान मिलना बंद न हो जाए। दूसरे में जैसे भी हो उसके कागजों को बचा लूं। जैसे भी बन पड़े उन्हें पुलिस के हाथों से निकलवा कर सारनाथ में उसके पास भिजवा दूं। और अगर बनारस के पुलिस स्टेशन में प्रति सप्ताह पेश होने की बजाय उसे महीने में एक बार जाना पड़े तो उसके लिए सुविधाजनक होगा, क्योंकि इस तरह महीने में लगभग 10 रुपये आने जाने में लग जाते हैं और फिर काम में मन ही नहीं लगता। सिर पर तलवार टंगी रहती है। बांचू ने पत्र तो लिख दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि मुझे जैसे आदमी से यह काम नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ कोई काम बिना जान पहचान और सिफारिश के नहीं हो सकता। और मेरे परिचय का बड़े से बड़ा आदमी मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल था। फिर भी मैं कुछ एक संसद सदस्यों के पास गया। एक ने दूसरे की ओर भेजा, दूसरे ने तीसरी की ओर। मैं भटक भटक कर लौट आया। आश्वासन तो बहुत मिले, पर सब यही पूछते, वह चीन जो गया था वहाँ से लौट क्यों आया, या फिर पूछते पिछले 20 साल में से अध्ययन ही कर रहा है।
पर जब मैं उसकी पांडुलिपियों का जिक्र करता तो सभी यही कहते, हाँ ये तो कठिन नहीं होना चाहिए, और सामने रखे कागज़ पर कुछ नोट कर लेते। इस तरह के आश्वासन मुझे मिले। सभी सामने रखे कागज़ पर मेरा आग्रह नोट कर लेते, पर सरकारी काम के रास्ते चक्रव्यूह के रास्तों के समान होते हैं, और हर मोड़ पर कोई ना कोई आदमी तुम्हें तुम्हारी हैसियत का बोध कराता रहता है। मैंने जवाब में उसे अपनी कोशिशों का पूरा ब्यौरा दे दिया। ये भी आश्वासन दिया कि मैं फिर लोगों से मिलूंगा, पर साथ ही मैंने यह भी सुझाव दिया कि जब स्थिति बेहतर हो जाए तो वह अपने देश वापस लौट जाए, कि उसके लिए यही बेहतर है। खत से उसके दिल की क्या प्रतिक्रिया हुई मैं नहीं जानता, उसने क्या सोचा होगा, पर उन तनाव के दिनों में जब मुझे स्वयं चीन के व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था, मैं वांगचू की स्थिति को बहुत सहानुभूति के साथ नहीं देख सकता था। उसका फिर एक खत आया। मैंने उसमें चीन लौट जाने का कोई जिक्र नहीं था। उसमें केवल अनुदान की चर्चा की गई थी। अनुदान की रकम अभी भी 40 रुपये ही थी, लेकिन उसे पूर्व सूचना दे दी गई थी कि साल खत्म होने पर उस पर फिर से विचार किया जाएगा कि वह मिलती रहेगी या बंद कर दी जाएगी। लगभग साल भर बाद बांचू को एक पुर्जा मिला कि तुम्हारे कागज वापस किए जा सकते हैं, कि तुम पुलिस स्टेशन आकर उन्हें ले जा सकते हो। उन दिनों वह बीमार पड़ा था, लेकिन बीमारी की हालत में भी वह गिरता पड़ता बनारस पहुंचा, लेकिन उसके हाथ 1/3 कागज लगे। पोटली अभी भी अधखुली थी। बांचू को पहले तो यकीन नहीं आया, फिर उसका चेहरा जर्द पड़ गया और हाथ पैर कांपने लगे। इस पर थानेदार रुखाई के साथ बोला, हम कुछ नहीं जानते, इन्हें उठाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना इधर लिख दो कि हम लेने से इनकार करते हैं। कांपती टांगों में बांचू पुलिंदा बगल में दबाए लौट आया। कागजों में केवल एक पूरा निबंध और कुछ टिप्पणियां बची थी। उसी दिन से बांचू की आंखों के सामने धूल उड़ने लगी थी। बांचू की मौत की खबर मुझे महीने भर बाद मिली, वह भी बौद्ध विहार के मंत्री की ओर से, कि मरने के पहले बांचू ने आग्रह किया था कि उसकी छोटी सी ट्रंक और उसकी गिनी चुनी किताबें मुझे पहुंचा दी जाए। उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर इंसान बुरी खबर सुनने का आदी हो जाता है, और वे दिल पर गहरा आघात नहीं करती। मैं फौरन तो सारनाथ नहीं जा पाया। जाने में कोई तुक भी नहीं था, क्योंकि वहाँ बांचू का कौन बैठा था जिसके सामने अफसोस करता। वहाँ तो केवल ट्रंक ही रखी थी। पर कुछ दिनों बाद मौका मिलने पर मैं गया। मंत्री जी ने बांचू के प्रति सद्भावना के शब्द कहे। बड़ा नेकदिल आदमी था, मंचे अर्थों में बौद्ध भिक्षु था, आदि आदि। मेरे दस्तखत लेकर उन्होंने ट्रंक मेरे हवाले की। ट्रंक में वांगचू के कपड़े थे। वह फटा पुराना चोगा था जो किसी जमाने में उसने श्रीनगर में खरीदा था। छोटा सा कामदार चमड़े का पेड़ था जो नीलम ने उसे उपहार स्वरूप दिया था। 3-4 किताबें थी, पाली की और संस्कृत की। चिट्ठियां थी, जिनमें कुछ चिट्ठियां मेरी, कुछ नीलम की रही होगी, कुछ और लोगों की। ट्रंक उठाए मैं बाहर की ओर जा रहा था जब मुझे अपने पीछे कदमों की आहट मिली। मैंने मुड़कर देखा, कैंटीन का रसोइया भागता चला आ रहा था। अपने पत्रों में अक्सर बांचू उसका जिक्र किया करता था। बाबू आपकी बहुत याद करते थे, मेरे साथ आपकी चर्चा बहुत करते थे, बहुत भले आदमी थे। और उसकी आंखें डबडबाई। सारे संसार में शायद यही अकेला जीव था जिसने बांगचू की मौत पर 2 आंसू बहाए थे। बड़ी भोली तबीयत थी। बेचारे को पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया। शुरू में तो 24 घंटे की निगरानी रहती थी। मैं उस हवलदार से कहूँ, भैया तू क्यों इस बेचारे को परेशान करता है? वह कहे, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं ट्रंक और कागजों का पुलिंदा ले आया हूँ। इस पुलिंदे का क्या करूँ? कभी सोचता हूँ इसे छपवा डालूं, पर अधूरी पांडुलिपि को कौन छापेगा? पत्नी रोज बिगड़ती है कि मैं घर में कचरा भरता रहता हूँ। 2-3 बार वह फेंकने की धमकी भी दे चुकी है, पर मैं इसे छिपाता रहता हूँ। कभी कभी तख्ते पर रख देता हूँ, कभी पलंग के नीचे छिपा देता हूँ, पर मैं जानता हूँ किसी दिन ये भी गली में फेंक दिए जाएंगे।